नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 13 दिसंबर को संसद कांड ने देश को, इस पूरे कांड ने हिला दिया है। सवाल यही है कि जिस तरह से संसद में सुरक्षा की धज्जियां उड़ी, संसद में सिक्योरिटी को मात देते हुए संसद को धुआं किया गया, ये किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। संसद में बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। अब दिल्ली पुलिस से लेकर जांच एजेंसियां पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में लग गई हैं। कहा जा रहा है कि संसद कांड के मामले में दिल्ली पुलिस घटना का रिक्रिएशन कर सकती है। संसद कांड में आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली जब उसने ललित को आज पकड़ा है, क्योंकि आज ललित ने सरेंडर किया। अब ये ललित झा है कौन? इस पूरे संसद कांड का सच इस शख्स के जरिए सामने आ सकता है। ललित झा ने सरेंडर किया है। ललित झा मुख्य साजिशकर्ता, मास्टरमाइंड, सब कुछ बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ललित झा का भी कोई आका है? क्या उसके पीछे भी किसी का हाथ है? आज इसी पर हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में कई खुलासे दिखाएंगे। ललित झा को संसद कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 32 साल इसकी उम्र है, बिहार का रहने वाला है, कोलकाता में टीचर की नौकरी करता था। इसको वहां मास्टर जी के नाम से जाना जाता था। इसके पिता इलाके में वॉचमैन की नौकरी करते थे। ललित झा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से अपने आप को प्रेरित बताता था। संसद में जब कल स्मोक छोड़ा तो ललित झा ने इसका वीडियो बनाया। ललित झा को दिल्ली से फरार होने में उसके दोस्त महेश ने मदद की। महेश के कहने पर उसके मौसेरे भाई कैलाश ने ललित झा को राजस्थान के एक होटल में कमरा दिलवाया। महेश राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है, मजदूरी करता है। महेश की कई बार आरोपी महिला नीलम से भी बात हुई है। इन सबकी मुलाकात एक फैन क्लब पेज पर होती है, जिसका नाम इन्होंने रखा था जानबूझकर भगत सिंह फैन क्लब। लेकिन अब इस पूरी साजिश के पीछे का सच तलाशते हैं और देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। क्या ललित झा ही संसद कांड का मास्टरमाइंड है? क्या ललित झा का आका कोई और है? ललित ने क्यों मिटाए संसद कांड के टेक्निकल सबूत? क्या है ललित झा के सरेंडर करने की इनसाइड स्टोरी? ललित ने सरेंडर करने के बाद पुलिस को क्या क्या बताया? संसद की कार्यवाही के बीच संसद की सिक्योरिटी को धुआं करने वाले, संसद की सुरक्षा को ध्वस्त करने वाले अब सारे आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन सवाल यही है, 13 दिसंबर को संसद हमले की 22वीं बरसी के दिन इतना बड़ा कांड क्यों किया गया? इसके पीछे की पूरी साजिश क्या है? दिल्ली पुलिस से लेकर जांच एजेंसियां इसे डिकोड करने में जुटी है और अभी संसद कांड की सबसे अहम कड़ी यानी ललित झा भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ललित झा की गिरफ्तारी कैसे हुई और अब तक ललित ने पुलिस को क्या क्या बताया है। तो सुनिए। मास्टरमाइंड ललित झा के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने देर रात ललित से कई घंटे पूछताछ की। 2 डीसीपी, एडिशनल एसपी, स्पेशल सेल ने किए सवाल। पूछताछ में ललित झा ने किया बड़ा खुलासा। ललित ने कहा वो राजस्थान से सब पर नजर रख रहा था। ललित ने कहा उसने सभी साथियों के फोन तोड़कर फेंक दिए। जिस वक्त पुलिस ललित झा को दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक और गुरुग्राम से राजस्थान तक तलाश रही थी, अचानक से ललित झा कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। लेकिन ललित ने दिल्ली पुलिस को उस वक्त जोर का झटका दिया जब उससे पूछा गया कि संसद कांड को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों के मोबाइल कहां हैं, और वो जवाब देता है कि वो तो उसने राजस्थान में तोड़कर फेंक दिए। को लेकर के ललित बीच में आप देख सकते हैं, गाड़ी के बीच में ललित को बिठाया गया है। ये आप देखिए, जो बीच में शख्स बैठा है वो ललित झा है, जिसने कल नई दिल्ली के थाने में जाकर के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर दिया था। ये है ललित झा, जो कि मेन कॉन्स्पिरेटर बताया जा रहा है, जो कुछ भी 13 दिसंबर को हुआ था।
अब ललित झा से आगे सवाल होता है कि राजस्थान में किसके पास और किसकी मदद से रुका। इस पर वो खुलासा करता है कि दिल्ली से भागकर वो राजस्थान के कुचामन में जाकर पहले अपने दोस्त महेश से मिलता है, फिर महेश उसके ठहरने का इंतजाम करता है और उसे कमरा भी दिलवाता है। जब ललित पुलिस से छुपता छिपाता फिर रहा था, तब आज तक की टीम ललित का सच पता लगाने में जुटी और आज तक की टीम ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ललित के उस घर को भी खोज निकाला जहां वो पिछले करीब 4 सालों से किराए पर रह रहा था। लोग बताते हैं कि ललित झा के साथ उसके माँ बाप और भाई भी रहते थे। 10 दिसंबर को ललित के परिवार वाले बिहार चले गए और फिर ललित दिल्ली के लिए निकला, ये कहकर कि 3-4 दिनों में लौट आए। 6 साढ़े बाद शाम से निकला। अच्छा, मम्मी पापा निकले थे शाम पे? हाँ, ललित शाम पे। हमको नहीं बोला, वो नीचे एक आंटी था उसको बोला, वो जिज्ञासा करा जे ललित, वो किसी को जैसे माने इच्छा से बात नहीं करता था, उसको क्यों पूछे तो वो उत्तर देता था। तो वो जिज्ञासा किया जे ललित बैग लेके कहाँ जाता हो? बोलते हाँ आंटी हम दिल्ली घूमने जाता है, 3-4 दिन बाद आएंगे। अच्छा, यही बोल के गया। ओके, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ये किराए का? भाड़ा का डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट है आपके पास? दिखाइए दिखाइए थोड़ा सा। ललित का डॉक्यूमेंट थोड़ा सा दिखाइए। किसके नाम पे किसके नाम पे हुआ था? मम्मी का नाम पे? ये मम्मी, ये ललित का मम्मी है। शेफ अली सरदार? हाँ अमी। शेफ अली सरदार आप? हाँ। ललित का डॉक्यूमेंट? ललित का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया, मम्मी का आधार कार्ड दिया था। जैसे ही ललित का बंगाल कनेक्शन सामने आया तो सामने आई उसकी एक ऐसी तस्वीर जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। तस्वीर में उसके साथ टीएमसी के विधायक तापस रॉय दिख रहे हैं। अब बीजेपी टीएमसी को घेर रही है। दूसरी ओर तापस रॉय ललित झा से जान पहचान की बात से इनकार कर रहे हैं। तो ये तापस रॉय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था। ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। প্রমাণ করতে পারলে এক জিনিস, আর প্রমাণ না করতে পারলে আমি ভাবছি, আমি নিজেও অ্যাডভোকেট এবং সিনিয়র মেম্বার কলকাতা হাইকোর্টের বারের, আমি ভাবছি যে এটাকে নিয়ে আমি, ওরা তো কথায় কথায় হাইকোর্ট আর আদালত দেখায়, আমি ভাবছি যে টুইটটা এবার জোগাড় করে আমি হাইকোর্টে যাব। पुलिस की माने तो ललित झा शहीद भगत सिंह से बहुत प्रेरित था और भगत सिंह फैन पेज के नाम से एक फेसबुक ग्रुप के जरिए वो कई लोगों से भी जुड़ा था। बताया जा रहा है कि ललित झा का दोस्त महेश भी संसद कांड में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसकी मां के रोकने के बाद वो इसमें शामिल नहीं हो पाया। मनोरंजन डी और सागर शर्मा लोकसभा में, जबकि नीलम वर्मा और अमोल शिंदे संसद परिसर में धुएं से दहशत फैला रहे थे, तब ललित झा संसद परिसर से ही लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। मनोरंजन, सागर, नीलम और अमोल तो पकड़े गए, लेकिन ललित मौके से फरार हो गया और जब पकड़ा गया तो सारे टेक्निकल सबूत मिट चुके हैं। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने ललित झा को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है मास्टरमाइंड ललित ही या फिर उसका आका कोई और है। आज तक ब्यूरो। संसद के घुसपैठ कांड की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। आज स्पेशल सेल ने कोर्ट के साथ आरोपियों से जुड़े चौंकाने वाली डिटेल्स साझा की है। पुलिस की रिमांड एप्लीकेशन में आरोपियों के मोटिव, उनकी प्लानिंग को लेकर बड़े दावे किए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि संसद में घुसपैठ कांड को अंजाम देने वाले आरोपियों के मंसूबे खतरनाक थे। आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों को मिली एक डायरी में घुसपैठ गैंग के कई बड़े राज दर्ज हैं। जांच एजेंसियों ने जब संसद घुसपैठ कांड के मास्टरमाइंड ललित की मंडली की कुंडली को खंगालना शुरू किया तो सबसे चौंकाने वाला सत्य एक डायरी के पन्ने में मिला। वही डायरी जिसके एक एक पन्ने में संसद घुसपैठ कांड से जुड़े किरदारों के राज दर्ज हैं। सागर शर्मा के घर पर जब जांच एजेंसियों ने छापेमारी की तो एक डायरी मिली। डायरी के इस तरह के पन्नों में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसे पढ़कर एजेंसियों का माथा ठनका।
डायरी के पन्नों में जो इबारत लिखी गई है वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। अब तक की पूछताछ में जांच एजेंसियों को पता चला है कि सभी आरोपी एक फेसबुक पेज के जरिए संपर्क में आए थे। सोशल मीडिया पर सभी एक दूसरे से जुड़े थे और करीब 1.5 साल पहले मैसूर में सभी आरोपियों की सीक्रेट मीटिंग थी। अगर सागर शर्मा की डायरी के पन्नों को खंगालें तो मीटिंग से जुड़े सबूत मिले। आखिर सागर शर्मा ने 1.5 साल पहले अपनी डायरी में क्या लिखा, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। तारीख 6 फरवरी 2021। घर से विदा लेने का वक्त करीब आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर इंसान वो नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर इंसान वो हैं जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। 6 फरवरी 2021 को सागर शर्मा ने लिखा कि 5 साल का इंतजार खत्म हो गया। और तो और सागर लिखता है कि अपनी कुर्बानी तक देने को तैयार है। सवाल यही है कि सागर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, क्यों सागर ने डर और कुछ भी कर गुजरने की बात लिखी। एक बार फिर सुनिए सागर की सीक्रेट डायरी में क्या लिखा है। तारीख 6 फरवरी 2021। घर से विदा लेने का वक्त करीब आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर इंसान वो नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर इंसान वो हैं जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। डायरी के पन्ने को पलटने पर एक और राज खुला। राज ये कि सागर ने 5 सालों तक डायरी लिखना छोड़ रखा था। करीब 1.5 साल पहले अचानक फिर से डायरी लिखना शुरू कर दिया। इसे लेकर सागर ने क्या लिखा, सुनिए। तारीख 24 जनवरी 2021। आज लगभग 5 साल बाद मैंने लिखना शुरू किया है। इन 5 सालों में अपना व्यक्तिगत अनुभव इस डायरी में लिखने की जरूरत महसूस हुई। अब आगे भी लिखने की मानसिक स्थिति बनेगी या नहीं साफ नहीं कह सकता, पर सच कहूं तो बेहद इच्छुक भी हूं। अपनी मानसिकता, दृष्टिकोण और उद्देश्यों को लेखन के जरिए पाठकों के साक्षात्कार करा सकूं और अपने समाज के वर्तमान को अपने लिए पारदर्शी बना सकूं। जांच एजेंसियों के लिए सागर की सीक्रेट डायरी किसी पहेली से कम नहीं है। पूछताछ के दौरान सागर जांच एजेंसियों को कभी कुछ बता रहा है तो कभी कुछ बता रहा है। जाहिर सी बात है, सागर जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा छुपा रहा है। इसलिए जांच एजेंसियों ने फैसला किया है कि वो सागर के डायरी के पन्नों को बारीकी से पलटेंगी और एक्सपर्ट की मदद से अब डायरी के जरिए सागर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की जा रही है। सागर के घर वालों का यही कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं। सागर ने ऐसा क्यों किया, कोई कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं। कि माता जी हमारे साथ, माता जी ये बताइए कि उसके साथ से एक डायरी मिली है, उस डायरी में बहुत कुछ लिखा है उसने। अच्छा, सागर ने। तबीयत खराब है, रह लीजिए। हालांकि माता जी की इनकी तबीयत खराब है साफ तौर से, लेकिन उस डायरी में कई ऐसे अहम सुराग भी इंटेलिजेंस को मिले हैं जिससे पता चला है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग थी जिसकी वजह से वो इसकी तैयारी बहुत समय से कर रहा था। संसद घुसपैठ कांड के मास्टरमाइंड ललित झा की गिरफ्तारी हो चुकी है। ललित से जुड़े कई राज खुल चुके हैं, लेकिन ललित ने सागर को अपने साथ कैसे जोड़ा, ये राज डायरी के पन्नों से खुल सकता है। डायरी के पन्ने हैं जिनको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस पे लिखा है मैं अपनी जिंदगी नाम कर चुका हूं, और इन सब चीज़ों का जिक्र इस डायरी के पन्नों में किया गया है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं ये डायरी है वो एक अहम सुराग है इस पूरे मामले पर, और जिसमें कई राज दर्ज हैं अंदर कि आखिर किस तरीके से उसने उन चीज़ों को उसमें लिखा है, उसका क्या इंटेंशन था। वो पार्लियामेंट पहुंचता है और उसके बाद इस तरीके का घटना को अंजाम देता है। लखनऊ पुलिस और इंटेलिजेंस मान रही है कि इस डायरी के जरिए वह उस शख्स तक भी पहुंच सकती है जो इस पूरे केस के पीछे भी है, यानी एक अहम सुराग
पर अब इंटेलिजेंस और लखनऊ पुलिस काम कर रही है, जो सागर शर्मा के घर से बरामद हुई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। 22 साल पहले आतंकियों ने संसद पर हमले को अंजाम दिया था। हमले से सबक लेते हुए संसद की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। सुरक्षा को लेकर नए इंतजाम हुए। दावा यह कि बिना इजाजत परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन दावों से इतर ललित गैंग ने संसद के सुरक्षा चक्रव्यूह को भेद दिया। संसद की सुरक्षा में लगी सेंध पर आज तक के विशेष कार्यक्रम एजेंडा में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई। चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति करे। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा अध्यक्ष के तहत रहती है। अध्यक्ष जी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, हमने एक कमेटी बनाई है। देश के सीनियर मोस्ट डीजीपी में से एक डीजीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है और उसमें ढेर सारी एजेंसियों के सदस्य भी है। कुछ ही दिनों में इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष जी के पास जाएगी और मुझे लगता है अध्यक्ष जी ही इसको प्रकाशित करे, ज्यादा उचित है। ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई, करीब करीब 40 घटनाएं हुई, जिसमें पर्चा डालने से लेकर, नारा लगाने से लेकर, पिस्तौल लेकर अंदर आ जाना, सदन के अंदर कूद जाना, ये तक की घटनाएं हुई और हर बार लोकसभा अध्यक्ष ने ही इसका संज्ञान लिया है और अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करी है। हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया है, जांच की कमेटी भी बन रही है। मुझे लगता है 15-20 दिन में वो लोग अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर साहब को सौंप देंगे। मगर मैं इतना सुनिश्चित करता हूं क्योंकि उन्होंने जो कमेटी का परव्यू बनाया है, घटना की भी जांच करने के लिए कमेटी को काम सौंपा है और लोकसभा की सुरक्षा को आगे कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए वो भी काम सौंपा है। आपने सागर शर्मा की सीक्रेट डायरी में साजिश के सबूतों की डिटेल रिपोर्ट देखी। अब आपको संसद में घुसपैठ की प्लानिंग को लेकर हुए खुलासे के बारे में जरा बताते हैं। देश की सबसे सुरक्षित जोन यानी देश की संसद में घुसपैठ करने वालों ने कैसे जांच एजेंसियों को चकमा दिया, कैसे जूते की मदद से संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई, इस रिपोर्ट में देखिए। तीन लेयर का अभेद सुरक्षा चक्रव्यूह। घुसपैठ गैंग का चकमा प्लान डिकोड। जूते वाली साजिश का एक एक सच। सुरक्षाकर्मी देखते रहे और कांड हो गया। मास्टरमाइंड ललित की मंडली का प्लान। न दिल्ली पुलिस को भनक लगी, न केंद्रीय सुरक्षा बलों को, न संसद के सुरक्षा कर्मियों को और न ही खुफिया एजेंसियों को। यकीन मानिए, संसद की 3 लेयर के सुरक्षा घेरे को तोड़ने वाले ये चेहरे बहुत शातिर हैं। अगर ललित की मंडली सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रही तो उसके पीछे घुसपैठ की फुल प्रूफ प्लानिंग है। सरल शब्दों में समझे तो सुरक्षा एजेंसियों की सोच से कहीं आगे की सोच इन चेहरों ने अपनाई। ऐसा क्यों? सबसे पहले ये समझिए। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि संसद भवन के अंदर किस तरीके से जो विजिटर होता है वो अंदर जाता है और पास उसका कैसे बनता है, वो तमाम चीजें किस तरीके से वो लोग फॉलो करते हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये जो रास्ता सीधे जाता है ये संसद भवन के रिसेप्शन गेट की तरफ जाता है। रिसेप्शन गेट से सीधे होते हुए उनको रिसेप्शन तक पहुंचना होता है। उससे पहले सिक्योरिटी के तमाम चेकिंग होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा से जुड़े हुए जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सबसे पहले बाहर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। इसके साथ साथ पार्लियामेंट सिक्योरिटी भी होती है। अंदर जो है सीआरपीएफ की सिक्योरिटी होती है। 3 लेयर सुरक्षा होती है। उसके बाद जो रिसेप्शन होता है वहां पर जिसको विजिटर पास बनवाना होता है वो वहां पर पहुंचता है। संसद घुसपैठ कांड की एफआईआर में चौंकाने वाला तथ्य दुनिया के सामने आया।
दरअसल संसद के सुरक्षा घेरे को तोड़ने के लिए ललित एंड कंपनी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया। साजिशकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा टास्क था संसद के अंदर बिना रोक टोक पहुंचना। आरोपियों के बीच मीटिंग हुई और संसद के अंदर पहुंचने के रास्तों को लेकर चर्चा हुई और ये तय हुआ कि विजिटर पास के जरिए संसद के अंदर दाखिल होंगे। आरोपी ललित ने इसका जिम्मा 2 आरोपियों को दिया। पहले तय हुआ कि संसद के अंदर कैसे जाएंगे, उसके बाद आगे की प्लानिंग को लेकर मीटिंग हुई। तय हुआ कि संसद के अंदर कलर स्मोक का इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन संसद के अंदर कलर स्मोक कैसे जाएगा, इसके लिए 2 आरोपियों ने संसद की रेकी शुरू की। सागर और मनोरंजन ने संसद की रेकी अलग अलग वक्त पर की थी और साफ तौर से जिस तरीके से विजिटर्स जाते हैं, ऐसे जब वह अंदर गया उन्होंने ये देखा कि जूते को चेक नहीं किया जा रहा है और इस रेकी से इस बात की पुष्टि हो गई थी। उसके बाद ही सागर और मनोरंजन ने जूते के अंदर कलर स्मोक को रखा और पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए और उस चक्रव्यूह को तोड़ा, यानी कि जो सुरक्षा घेरा था उसको भी किसी तरीके से तोड़ते हुए अंदर पहुंचे। तो ये तो साफ हो गया था कि यह संसद में घुसने वाला गैंग अच्छी तरीके से पहले से ही पूरी संसद की रेकी की थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। दोनों ने मुंबई से 2 जोड़ी नए जूते और 6 स्मोक कैन खरीदे थे। सारा सामान लेकर वो गुरुग्राम आए। जूते में एड़ी की तरफ से बड़ा होल किया ताकि स्मोक कैन को छिपाया जा सके। प्लान के तहत सागर ने जूते के बाईं ओर सुराख करके कलर स्मोक छिपाया। ठीक ऐसे ही मनोरंजन ने भी जूते में बाईं तरफ सुराख कर कलर स्मोक छिपाया। सुरक्षा कर्मियों को शक न हो, लिहाजा स्पोर्ट शूज की सोल को मोटा किया गया। इसी प्लान के जरिए दोनों अपनी साजिश को अंजाम देने में कामयाब रहे। जूते में साजिश का कलर स्मोक छुपाकर सागर और मनोरंजन 13 दिसंबर को संसद के अंदर दाखिल होते हैं। वो ये जानते थे कि संसद हमले की 22वीं बरसी की वजह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी, लेकिन सागर और मनोरंजन की साजिश ऐसी थी कि संसद की सुरक्षा के दावे धरे के धरे रह गए। शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को साजिश से जुड़े अहम सबूत मिले। आरोपियों की रिमांड एप्लीकेशन में स्पेशल सेल ने कोर्ट से अहम जानकारी शेयर की है। दरअसल ललित एंड कंपनी का प्लान था देश में अराजकता फैलाकर सरकार से अपनी मांगों को मनवाना। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आरोपियों से पूछताछ कर एक एक राज उगलवाने में जुट गई है। मास्टरमाइंड ललित झा की मंडली पर आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, लेकिन ललित के दिमाग में क्या चल रहा था, इसका एक सिरा जांच एजेंसियों को कोलकाता में मिला। आखिर ललित ने संसद कांड का वीडियो कोलकाता में किसे भेजा था? ललित ने मैसेज में क्या लिखा था, देखिए। सबसे बड़ी साजिश के सबसे बड़े चेहरे की हकीकत क्या है? देश की तमाम एजेंसियों के सामने आज यही सवाल है। पहचान हो गई, तस्वीर मिल गई, राजदारों ने राज उगल दिया, लेकिन कई परतों में लिपटी साजिश ने मामले को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मोटिव को लेकर जांच एजेंसियां खाली हाथ। हाँ, ललित झा का व्हाट्सएप पर भेजा गया एक संदेश मिला। मैसेज में यही लिखा है कि मीडिया कवरेज देखा, वीडियो को सेव करके रख दो। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई और जब व्हाट्सएप मैसेज का सिरा पकड़कर साजिश की परतों को सुरक्षा एजेंसियों ने उधेड़ना शुरू किया तो तार दिल्ली से सीधे कोलकाता तक जुड़ गए। पता चला कि ललित ने अपने एक परिचित को यही संदेश और संसद कांड का वीडियो भेजा था। अब सवाल है, ऐसा क्यों किया? ललित झा ने क्यों भेजा व्हाट्सएप मैसेज? क्या है संसद कांड का कोलकाता कनेक्शन? गुमराह करने की साजिश या प्लान कुछ और? मास्टरमाइंड ललित का वीडियो वाला गेम। आज तक की टीम ललित झा के उस जानकार तक पहुंच गई जिसे व्हाट्सएप के जरिए ये संसद कांड का वीडियो भेजा गया। अंदाजा ये है कि जो लास्ट कम्युनिकेशन किया गया था उनके जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, उनके द्वारा, वो इस शख्स के साथ था
व्हाट्सएप वीडियो एक भेजा था ललित झा इस शख्स को जो पहले से उसे जानता था, और उसमें वो वीडियो था पार्लियामेंट में जो हुआ बुधवार को, उसका ही एक क्लिपिंग्स भेजा गया। मैं स्टूडेंट से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा दरअसल ललित झा के बारे में वो क्या कुछ जानता है और क्या कुछ गुजारिश कल इस व्हाट्सएप चैट के दौरान उनसे की गई थी। हमें पता चला कि कोलकाता से संचालित होने वाली एक एनजीओ से ललित जुड़ा हुआ था। एनजीओ के संस्थापक को वारदात के ठीक बाद ललित ने वीडियो भेजा। पहचान छिपाने की शर्त पर एनजीओ के संस्थापक ने हमसे बात की। बातचीत के दौरान ललित को लेकर आज तक के कैमरे पर इस शख्स ने बड़ा खुलासा किया। जब ललित झा ने मुझे ये वीडियो सेंड किया था तब मैं कॉलेज में था। जैसा कि पहले बोला गया, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं कॉलेज में था। लगभग 1 बजे के आसपास उन्होंने ये वीडियो भेजा था ऑन फोन व्हाट्सएप में। तो तब मैं कॉलेज के अंदर था। मैं लगभग 4-5 बजे के आसपास कॉलेज से निकला। उसके बाद मैंने जब नेट ऑन किया तब देखा कि ऐसा कुछ वीडियो और मैसेजेस आए हैं। तो मैंने वो ओपन किया और देखा कि एक वीडियो लगभग 1 मिनट 33 सेकंड का वो आया है। ललित ने भेजा था हाँ, 1 बजे के आसपास। हाँ, 12:50 के आसपास। तो वो वीडियो मुझे भेजा है। तो मैं, जैसे कि मैंने बोला, मैं रास्ते में था, मैं पूरा देखने का समय मेरे पास नहीं था। तो मैंने बस उसको डाउनलोड करके पहले के 1-2 सेकंड देखे। दावा यही है कि दोपहर में 1 बजे के करीब ललित का व्हाट्सएप मैसेज मिला। मतलब ठीक उसी वक्त जब संसद में घुसपैठ को अंजाम दिया गया था। मुमकिन है कि वारदात से जुड़ा वीडियो सबसे पहले ललित झा ने कोलकाता में एनजीओ के संस्थापक के साथ शेयर किया। लेकिन ऐसा क्यों किया, इस पर जवाब सुनिए। उन्होंने 3 मैसेजेस उनके साथ भेजा था उस वीडियो के साथ। उसमें लिखा था कि इस वीडियो का मीडिया कवरेज आप देखिए। उसके साथ लिखा था ये वीडियो आपके पास सेफ रखिएगा, जय हिंद। तो मैंने देखा एक वीडियो भेजा है। तो मैं, जैसे कि बोला, मैं उनको पहले से, कुछ महीने पहले से जानता था, क्योंकि मैंने एकदम पहले के 1-2 सेकंड देखा। उसमें बस यही देख पाया कि एक रास्ते के पास 2 प्रोटेस्टर्स कुछ स्मोक टॉर्च लेके कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा अब रास्ता है, कहीं का भी हो सकता है। मैंने डिटेल्स नहीं देखा क्योंकि मैं रास्ते में था, मैं डिटेल्स देखने का समय में नहीं था। तो मैंने बस वही पूछा कि ये कहाँ का है, और वही पूछा कि ये वीडियो कहाँ से लिया गया है। ललित को लेकर एक चौंकाने वाला तथ्य हमारी जांच में सामने आया। पता चला कि ललित खुद को सोशल वर्कर बताता था। यहाँ तक कि एनजीओ की आड़ में पूरा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा था। मैंने उनके साथ मिला था एक मीटिंग में। अप्रैल के आसपास एक मीटिंग हुआ था कलकत्ता में, सेंट्रल एवेन्यू के पास इंडियन एसोसिएशन हॉल में। तो वहाँ पे वो ललित झा नाम के जो व्यक्ति है वो वहाँ पे वॉलंटियर के तौर पे थे, और वो वहाँ पे हेल्प कर रहा था सारा कुछ। पहचान बताया था उनका, अपना पहचान क्या बताया था? उन्होंने बोला था वो, उनका नाम ललित झा है और वो एक सोशल वर्कर है। वो बहुत तरीके की एनजीओ के साथ जुड़े हैं, सोशल वर्क करना पसंद करते हैं। बस इतना ही बोला। उसके अलावा मतलब क्या करते हैं, कहाँ से है, उन्होंने बोला था वो कोलकाता से है, कलकत्ता में रहते हैं। पर कलकत्ता में कहाँ रहते हैं, कौन कौन है परिवार में, क्या है ईटीसी, क्या करते हैं, उम्र कितना है, कुछ भी उन्होंने कभी बोला नहीं। मतलब ये कि ललित झा देश के कई कोने में एनजीओ चलाने वालों के संपर्क में था। यहाँ तक कि कई एनजीओ का हिस्सा बन गया। चौंकाने वाली बात यह है कि अपने नेटवर्क का दायरा बढ़ाने के लिए ललित अपने से जुड़ी गलत जानकारी लोगों से शेयर करता था। कोलकाता में एनजीओ की फंडिंग कराने का सब्ज बाग दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाया था। मेरा एक एनजीओ है, वो उनमें मतलब उनके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में बात हुआ था कि अगर आप चाहे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक नया ऑर्गेनाइजेशन था। हम लोग भी नए मेंबर्स, और जो लोग ऐसे मतलब सेमिनार, टॉक शो, ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाए वैसे मेंबर्स ढूंढ रहे थे। तो ललित झा को देख के लगा उन्होंने ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, तो हम लोग वैसे। सब आपकी तरफ से थी? हाँ, मैंने एक प्रपोजल दिए थे, तो उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड किया था और जुड़े थे। अब जांच एजेंसियां ललित का सच जानने के लिए ऐसे तमाम एनजीओ से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि पता चल सके कि ललित के खुराफाती दिमाग में संसद कांड के साथ साथ कितने और कांड की प्लानिंग घूम रही है। और भाई आपको बता दें, संसद के बाहरी इलाके में अब धारा 144 लागू कर दी गई है।
सवाल यही है कि इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो यह साफ हो रहा है कि क्या जिस तरह की जांच के मापदंड अपनाए जाने चाहिए थे उसमें कमी हुई है। इस बड़ी चूक का जिम्मेदार कौन है? सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम, अमोल शिंदे, इन 4 चेहरों ने संसद को धुआं धुआं करके रख दिया। संसद की सिक्योरिटी को हिला कर रख दिया। ये चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं, पूछताछ चल रही है। बड़ी बात यह है कि जो 6 नाम संसद कांड में सामने आए हैं वो 6 के 6 अलग अलग राज्यों के हैं। आरोपी नंबर 1 सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। परिवार के मुताबिक बैटरी रिक्शा चलाता है, 12वीं पास है, पिता कारपेंटर हैं। आरोपी नंबर 2 मनोरंजन पेशे से इंजीनियर है, कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। फेसबुक पर सागर से दोस्ती हुई थी। आरोपी नंबर 3 नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है। हिसार में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। नीलम ने 6 डिग्रियां ले रखी हैं। आरोपी नंबर 4 अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का है। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। पुलिस और सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर चुका है। आरोपी नंबर 5 विकी गुरुग्राम का रहने वाला है। सागर, मनोरंजन, अमोल और नीलम विकी के घर रुके थे। आरोपी नंबर 6 ललित झा पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम चारों आरोपियों को लेकर यहाँ से अदालत के लिए रवाना होने वाली है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बाकायदा ये जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस का दफ्तर है और यहाँ पर जो तमाम आरोपी हैं आप देख पा रहे हैं, जो संसद भवन में जो हंगामा हुआ था उसके आरोपी हैं। आप ये देख पा रहे हैं जो बाकायदा आरोपी है उसको यहाँ पर बैठाया गया है और अदालत के लिए यहाँ पर इनको पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। जो चारों आरोपी हैं उनको बाकायदा UAPA लगा हुआ है। आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर? आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ आप लोग कहना चाहते हैं? आपने हंगामा क्या कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर? आप कुछ ना आज तक आपसे सवाल पूछ रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? देख पा रहे हैं यहाँ पर जो काउंटर आपकी तरफ से कोई भी एक लाइन की क्या वो कारण रहा था और यहाँ से पटियाला कोर्ट में पेश करने के लिए लोगों को लेकर जाया जाएगा। ये जो दूसरा आरोपी है मनोरंजन कुछ बोलना चाहेंगे आप? कोर्ट में बोले। आप ये देख पा रहे हैं मनोरंजन है, सागर शर्मा है और बाकायदा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक इंडिया टुडे पर आप देख पा रहे हैं कि चारों आरोपियों को पटियाला कोर्ट में काउंटर इंटेलिजेंस की स्पेशल सेल की टीम लेकर रवाना हो गई है और चारों को अदालत में पेश किया जाएगा। मनोरंजन ने आज तक इंडिया टुडे से बातचीत में कहा है कि जो भी कहना है वो कोर्ट में कहेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पहले ही संसद के बाहर की रेकी कर ली थी। सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे। लगभग 1.5 साल पहले सभी आरोपी मैसूर में मिले थे। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। संसद में घुसपैठ कांड ने एक बार फिर सोशल मीडिया को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। शुरुआती जांच में पता चला कि सभी आरोपी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। सोशल मीडिया पर सभी आरोपी पहली बार मिले, फिर संसद में घुसपैठ की साजिश का उन्होंने ताना बाना बुना। दिल्ली पुलिस 13 दिसंबर के संसद कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। सारे आरोपी उसके शिकंजे में, वो उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन मकसद का पता उसे अब तक नहीं चल सका है। इस बीच आज तक को सोशल मीडिया के जरिए रची गई साजिश के बेहद अहम सुराग मिले। सोशल मीडिया पर सबूतों को खंगालने के बाद ये बात सामने आ रही है कि इनमें से कई आरोपी 2 साल से बेहद सक्रिय थे। इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक हैंडल बनाया था। इस पेज के जरिए कई लोगों को इससे जोड़ने की अपील की जा रही थी। ये प्रोफाइल अक्टूबर 2021 में एक्टिव किया गया और शहीद भगत सिंह के नाम पर लोगों को इससे जोड़ा जाने लगा। पोस्ट पर ललित और महेश कुमावत के कमेंट ये बताते हैं कि वो इसमें बाद में शामिल हुए। इनकलाब जिंदाबाद शीर्षक से इस पेज पर यह अपील की गई थी। भारत के हर राज्य के युवाओं के लिए ऐलान, धर्म, जात, अमीर गरीब के फर्क से हटकर एक नवीन समाज के निर्माण का सपना देखने वाले
शहीद भगत सिंह जी के सपनों का अखंड भारत बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। जो देश के लिए घर से बाहर निकलकर ये पवित्र कार्य करने का दम रखते हो, वही अपने राज्य का नाम कमेंट में लिखें। हम बीजेपी और कांग्रेस के कड़े विरोधी हैं। गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार और अधर्म के खिलाफ भगत सिंह की तरह हम केवल एक्शन पर यकीन करते हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था जिन्होंने भगत सिंह फैन क्लब में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई थी। इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल संसद कांड की साजिश रचने के लिए किया गया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि संसद कांड के लिए 5 से ज्यादा लोगों को तैयार किया जा रहा है। शुरुआती जांच से ये पता चलता है कि लखनऊ का रहने वाला सागर उन शुरुआती लोगों में शामिल था जिन्होंने इस ग्रुप को बनाया। भगत सिंह के नाम पर सोशल मीडिया पेज बनाने वाले आरोपियों ने उन्हीं के अंदाज में संसद में सनसनी पैदा करने की कोशिश की और अब ये सभी कानून के शिकंजे में हैं और यूएपीए के बेहद सख्त प्रावधानों के तहत सलाखों के पीछे लंबा समय बिताने वाले हैं। श्रेया चटर्जी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। संसद की सुरक्षा में चूक पर अब राजनीति भी खूब हो रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर नीलम की जगह नगमा होती और अमोल की जगह अब्दुल होता तो आसमान टूट पड़ता। सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ है पार्लियामेंट में, इसको लेकर अभी तक कोई सरकार की तरफ से या कहें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जिस तरीके से आना चाहिए था, ऐसा ऑपोजिशन भी कह रही है। और दूसरा कि ये जो 4 लोग थे, ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, बात कर रहे हैं मणिपुर इशू की, ये बात कर रहे हैं तमाम जो चीजों की जिसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच तो बहुत बड़ा एक जो चूक है और एमपीज की जान पर जो खतरा रहता है हमले का, उसको दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी और वहां पर सिक्योरिटी की तरफ से बहुत बड़ा लैप्स रहा है। आप लोकसभा के एमपी हैं, आप कहाँ थे उस वक्त? नहीं, मैं उस वक्त क्योंकि 1 बज रहा था तो लंच ब्रेक होने वाला था, मैं निकल गया था। स्पीकर साहब का ऑफिस में मिलने गया था, मसरूफ थे, तो मैं बोला चलो लंच ब्रेक के बाद आते हैं। तो जब घर पहुंचा तो देखा, मालूम हुआ यकीनन एक सिक्योरिटी ब्रीच है ये, और मुझे उम्मीद है कि जो कमज़ोरियाँ या उसमें लकूना था या वीकनेस था, उस पर फ़ौरन पार्लियामेंट में तो स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी रहेगी, वो इसको दूर करेंगे। और यकीनन इसमें कोई विजिटर आता है तो आप विजिटर का तो काम ये नहीं है कि आप कूद जाएंगे, आप कूद कर आप इस तरह का येलो गैस बोलिए या क्या भी था जो था उनके पास, उससे अब तक तमाशा करेंगे आप। तो अगर ये भारत की सबसे बड़ी पंचायत में आकर आप इस तरह का करेंगे तो फिर आप क्या मैसेज दे रहे हैं देश को, क्या मैसेज दे रहे हैं? ऑपोजिशन कह रही है कि हम इनको आतंकवादी या वाकई नहीं कहेंगे, हम इनको भटके हुए बच्चे कहेंगे क्योंकि ये अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे। संजय राउत जी ने कहा है कि अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे, देश की जो दशा है वो दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। तो किसी के भी घर में कूद जाएंगे, अब वो घर में कूद जाएं, किसी भी घर में कूद जाएं, उनके घर में कूद जाएं कोई कि भाई मुझे गुस्सा है। कल कोई कहेगा नहीं मुझे गुस्सा है तो मैं हवा में फायरिंग कर दूंगा, फिर कल कोई कहेगा नहीं हवा में फायरिंग से कुछ नहीं होगा, मैं तो गोली मार दूंगा। भाई जिस जगह पर आप कानून बनाते हैं, अगर आप वहीं पर जाकर आप ये करना चाहेंगे, ये गलत है। ये आपको ये राइट ही नहीं देता। आप पार्लियामेंट के बाहर जंतर मंतर पर जाइए, प्रदर्शन करिए, एहतजाज करिए, आप हमारे घर के ऊपर आकर प्रदर्शन करिए, मगर आप पार्लियामेंट में ही कूद जाएंगे और ये सब चीजें लेकर आएंगे तो इससे क्या मैसेज दे रहे हैं आप एनआरकी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं मुल्क को। ठीक है, मैं मानता हूँ देश में एनआरकी हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट में एनआरकी हो जाए। अब आज आप ये लेकर आए हैं, कल कोई और लेकर आएगा। आपने देखा संसद कांड पर सियासत धर्म तक आ गई है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को अब सुनिए, उन्होंने भी यही कहा कि मुस्लिम आरोपी होती तो बीजेपी तूफान ला देती, देश में उन्माद फैला देती। भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। और अगर किसी कांग्रेस की पार्टी के सांसद ने अगर अनुशंसा किया होता
तब देखते क्या होता है इन लोगों का रवैया। तो ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। तो ये सस्पेंड करते रहे, किसको भयक्रांत करेंगे? विपक्ष की आवाज को भय के बल पर दबाया नहीं जा सकता। सदन के बाहर टीएमसी के नेता, कांग्रेस के नेता, डीएमके के नेता, सारे विपक्ष इंक्लूडिंग जदयू, सारे विपक्ष के नेता हल्ला कर रहे हैं। काय के लिए हल्ला कर रहे हैं भाई? और कह रहे हैं कि ये मुसलमान होता तो क्या होता। आपके नजर में वोट होगा जात और धर्म के नाम पर। मोदी जी के नजर में उग्रवादी उग्रवादी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। हिंदू न होता न मुसलमान होता, केवल उग्रवादी होता। यही है। संसद की सुरक्षा में चूक पर सरकार विपक्ष आमने सामने है। संसद में इसी मुद्दे पर हंगामे को लेकर आज 14 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किए जाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अब सरकार के खिलाफ विपक्ष एक साथ 2 मोर्चे खोल रही है। देखो, इसमें मैंने कल भी इसके स्पष्ट रूप से जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया हूं। ये टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे है, उच्च स्तरीय जांच चल रहा है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। सदन के हमारे सारे एमपीज ने ये हमला रुकी थी, इसलिए सदन के अंदर रहते हुए मैं सराहना किए थे। कोई राजनीति हमारे करने की कोई मंशा नहीं थी कभी भी, आज भी, क्योंकि सदन हम सबका है। लेकिन जिस लोगों को जिम्मेवारी होते हैं उनको तो हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सिर्फ स्पीकर साहब के ऊपर सारे मसला रखकर स्पीकर साहब के सारे जिम्मेवारी सौंपते हुए ये अपना जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। आसमान नहीं टूट पड़ते अगर सदन के अंदर आके हमारे गृह मंत्री एक बयान देते और 2-4 सवाल हमारे तरफ से अगर रहते तो उसका जवाब देने से कि आसमान टूट पड़ते। इशू यही है, ललित झा का साथ टीएमसी का यूथ विंग्स का वो फंक्शनरीज है। सीधा सीधा ललित झा का साथ टीएमसी का एक तस्वीर नहीं, मल्टीपल नंबर ऑफ तस्वीर है जो घूम रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। वो ही इज वेरी क्लोज टू टीएमसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड एमएलए एक्स मिनिस्टर तापस राय। नॉट ओनली तापस राय, नॉर्थ कलकत्ता और कलकत्ता का बहुत सारे टीएमसी का प्रोमिनेंट लीडर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसका साथ ललित झा का सीधा सीधा संपर्क था, अभी भी है, बरकरार है। इसलिए ये जो हादसा हुआ है, इस इंसिडेंट के पीछे टीएमसी और ममता बनर्जी की क्या रोल है उसको भी जांच होना चाहिए। आप सदन में इतनी बड़ी घटना होती है और आप गृह मंत्री के रूप में बाहर की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो वहां से अगर लेके ये आया है तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं? मैं तो आज तक को बधाई दूंगा कि जो काम सदन नहीं कर पाया, कम से कम आज तक ने उनसे ये कहला तो दिया कि घटना हुई है, वरना तो देश के गृह मंत्री का इतिहास की भीषणतम घटना के बाद भी जहां पे सुरक्षा घेरा तोड़ दिया गया, कूद गया उसके अंदर और वहां स्मोक बम डाल दिए और गृह मंत्री जी कह रहे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, पूरा देश देख रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्हें आना चाहिए, सदन में सदस्यों को आश्वस्त करना चाहिए कि जो कुछ हुआ हम इसकी जांच करेंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेंगे, स्पीकर के साथ सहयोग करेंगे कि किसी भी तरह की भविष्य में ये घटना न हो। ये तो इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन बात देश की संसद की है। जांच से जुड़ी हर खबर पर रहेगी आज तक की नजर। आप देखते रहिए आज तक।